हेलो, राम राम, राधे राधे सभी को। वेलकम टू टीचिंग करियर। आज हम क्लास 41 का रिवीजन करेंगे, जिसमें सर ने एक्टिंग चीफ जस्टिस को पढ़ाया था और इसके अलावा एडहॉक जजेस जो तथार्थ न्यायाधीश हैं और जुडिशियल रिव्यू, ये कुछ टॉपिक्स थे वो पढ़ाए थे। तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन को। आर्टिकल 126 कहता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में बताता है। आर्टिकल 126 126 जो एक्टिंग चीफ जस्टिस होता है अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट व्हेन द चीफ जस्टिस पोस्ट इज वैकेंट। जब चीफ जस्टिस की जो पोस्ट है वो खाली होती है, उनकी जो जगह खाली होती है, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, राष्ट्रपति चाहे जिस व्यक्ति को चाहे उसे अपॉइंट करता है। ठीक है। आर्टिकल 127 कहता है एडहॉक जजेस के बारे में। तथार्थ न्यायाधीश अभी तक केवल सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि इसका जो प्रावधान है एडहॉक जजेस का, वो हाई कोर्ट में नहीं है या फिर किसी भी अन्य कोर्ट में नहीं है। ये केवल सुप्रीम कोर्ट में है अभी तक, लेकिन इस पर चर्चाएं चल रही हैं कि एडहॉक जजेस का जो प्रावधान है वो हाई कोर्ट में भी होना चाहिए। ठीक है। ये वाली जो पोस्ट है तथार्थ न्यायाधीश की, वो इंस्पायर्ड बाय फ्रांस से प्रेरित है। इसमें क्या होता है, कोरम की पूर्ति के लिए, यानी कि 1+33 का रेशियो है एट प्रेजेंट हमारे सुप्रीम कोर्ट में। तो इस जो कोरम है उसकी पूर्ति के लिए एडहॉक जजेस को अपॉइंट किया जाता है। इनकी नियुक्ति सीजीआई द्वारा होगी, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर होगी। हाई कोर्ट के जज हों जिनमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यताएं हों, उन्हें तथार्थ न्यायाधीश पर नियुक्ति की जाती है उनकी। उस हाई कोर्ट के सीजी से भी परामर्श ली जाएगी। ठीक है। वहाँ के चीफ जस्टिस से परामर्श लिया जाएगा, जिस हाई कोर्ट से ये जो न्यायाधीश हैं वो बनने जा रहे हैं तथार्थ न्यायाधीश। शपथ कौन दिलवाएगा, तो राष्ट्रपति इनको शपथ दिलवाते हैं। आर्टिकल 128 कहता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त, यानी कि जो रिटायर्ड होते हैं न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जा सकता है। आर्टिकल 128 किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा, सीजीआई द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसे केवल रिक्वेस्ट मोड पर नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है। फिर है वेतन एवं भत्ते, सैलरी एंड अलाउंसेस। संसद विधि बनाकर निर्धारित करती है इनकी सैलरी और अलाउंसेस को संचित निधि पर भारित, यानी कि चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड। वेतन व भत्ते घटाए नहीं जा सकते। अपवाद क्या है इसका, अगर हमारे यहाँ वित्तीय आपातकाल चल रहा है तो आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल दिया गया है। हालांकि अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। जब ऐसा कभी होगा या ऐसा कभी हो इन चांस कभी ऐसा हो तो उनके जो वेतन एवं भत्ते हैं वो घटाए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है। सीजीआई के लिए वेतन कितना मिलता है, तो 2.80 लाख रुपए मिलता है, 2,80,000 रुपये। वहीं अन्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपये दिया जाता है। ये जो रुपए का साइन है ये किसने बनाया था, तो सर ने बताया था डी उदय कुमार के द्वारा ये बनाया गया है ये साइन। न्यायाधीशों की पदमुक्ति के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रोसीजर टू रिमूवल ऑफ द जजेस। आर्टिकल 124 का क्लॉज 4 कहता है कि इसके दो आधार होते हैं इनकी पदमुक्ति के। पहला सिद्ध कदाचार द्वारा, प्रूव्ड मिसबिहेवियर द्वारा, और दूसरा असमर्थता, इनकैपेसिटी द्वारा। दो आधार होते हैं इनकी पदमुक्ति के। ठीक है। सिद्ध कदाचार क्या होता है, पहले सिद्ध होना चाहिए, और ये सिद्ध कौन करेगा, इनकी एक समिति होती है जो इस सिद्ध कदाचार को सिद्ध करती है। सीजीआई इसमें अध्यक्ष होंगे। ठीक है। और हाई कोर्ट के जज होंगे और पारंगत न्यायविद एक्सपर्ट ज्यूरिस्ट होंगे। पदमुक्ति किसी भी सदन से प्रक्रिया इसकी शुरू हो सकती है। पदमुक्ति की कोई भी सदन हो, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। लोकसभा में अगर होगा तो 100 सदस्य उस पर साइन करेंगे। वहीं राज्यसभा में अगर ऐसा होता है तो 50 सदस्यों की सहमति की ज़रूरत होगी, साइन की ज़रूरत होगी। फिर क्या होगा, स्पीकर या सभापति, अगर लोकसभा में तो स्पीकर, राज्यसभा में तो सभापति, इसको स्वीकार करेंगे और स्वीकार करने फिर विशेष बहुमत से दोनों सदनों में पारित होगा। उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति उस पर मिलेगी उसी सत्र में। अगर सत्र चेंज हो गया तो पूरी प्रोसेस दोबारा करनी होती है। फिर क्या होगा, न्यायाधीश अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे देंगे। फिर है सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट्स पावर एंड
जुरिस्डिक्शन। तो इसकी प्रारंभिक एवं मूल क्षेत्राधिकार क्या होते हैं? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। आर्टिकल 140 इसके बारे में बताता है। इसमें वे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई सीधी सुप्रीम कोर्ट में की जाती है, जैसे अंत्यात्तिक मामले जो होते हैं, अत्यांतिक मामले जिनकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में। केंद्र बनाम राज्य मामले हो सकते हैं, 3 प्रकार के मामले इसमें आते हैं। केंद्र राज्य बनाम राज्य मामले हो सकते हैं, राज्य बनाम राज्य मामले हो सकते हैं, ठीक है। फिर है दूसरी समवर्ती मामले। समवर्ती मामले कंकरेंट मामले, जिनमें क्या होता है? जिनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट या अन्य न्यायालय में हो, ऐसे होते हैं समवर्ती मामले। सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार के रूप में इसके पास शक्तियां हैं, जैसे संवैधानिक मामलों में अपील, संविधान की व्याख्या का मामला, संविधान की व्याख्या का मामला, हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ आर्टिकल 132 कहता है सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। दीवानी मामलों में अपील, अपील इन सिविल मैटर्स, जब कोई व्यापक महत्व हो, पूरे वर्ग पूरी कम्युनिटी की बात हो, तब ये जो दीवानी मामले इस तरह की अपील जा सकती है। आर्टिकल 133 133। आपराधिक मामलों में अपील, अपील इन क्रिमिनल मैटर्स, अधीनस्थ न्यायालय ने अगर अधीनस्थ न्यायालय ने दोष मुक्ति में मृत्यु दंड की सजा मान लीजिए सुना दी, तो उसमें क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट को ये राइट है कि वो उस सजा को कम कर दे, उसे 10 वर्ष की सजा में चेंज कर दे, ठीक है। ये आर्टिकल 134 कहता है, 134 कहता है। फिर आर्टिकल 136 है जो कहता है सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से किसी अपील की सुनवाई का अधिकार रखता है, मामला छोटा हो या बड़ा। अक्सर गंभीर मामलों में ऐसा देखा गया है। आर्टिकल 138 कहता है 138 मूल क्षेत्र अधिकार का विस्तार किसके द्वारा होगा? संसद के द्वारा। आर्टिकल 129 कहता है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले लिखित एवं अभिलेख के रूप में होते हैं। दूसरी बात कहिए यह है अधीनस्थ न्यायालय के लिए पूर्व निर्णय होता है। तीसरी बात इसमें कही गई है अपने निर्णय की अवहेलना पर दंड दे सकता है। आर्टिकल 142 कहता है 142 कहता है सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला या आदेश दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट किसी मामले का एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में स्थानांतरण कर सकता है, और ये कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में ऐसा हुआ था। फिर नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से किसी मामले को अपने पास मंगा सकता है, ये भी उसको राइट है आर्टिकल 142 के तहत। फिर है न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, ये भी बोलते हैं इसको। सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व निर्णय की समीक्षा कर सकता है। केंद्र और राज्यों के आदेशों की समीक्षा करके उन्हें विधि शून्य कर सकता है। कैन रिव्यू द सेंटर एंड स्टेट ऑर्डर एंड डिक्लेयर दैम इनवैलिड। कैसे इनवैलिड करेगा? जैसे मान लीजिए विधायिका है, विधायिका ने कोई लॉ बनाया, कोई संविधान संशोधन किया, विधायिका तो यही काम करेगी। एग्जीक्यूटिव क्या करती है? कार्यपालिका, कोई आदेश जारी कर दिया, कोई कार्य कर दिया, तो मान लीजिए इन सब की जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है इन सब की जांच करना कि उसने जो विधि बनाई है विधायिका ने वो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग है, तो इनकी जांच करेगा। चेक द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, इनकी जो संविधान के अनुरूप अगर ये बने तो उनको चेक करेगा। और इस चेक के 3 आधार होते हैं, ये जांच करेगा 3 आधारों पर। पहला है मौलिक अधिकारों से असंगत तो नहीं है कहीं वो मामला, वो कानून संविधान के अनुरूप तो नहीं है कहीं, ऐसे व्यक्ति या संस्था ने बनाया है जिसकी सक्षमता से बाहर तो नहीं है कहीं, ये एक सही व्यक्ति ने बनाया, सही संस्था ने बनाया, ऐसा तो नहीं उसकी अक्षमता से बाहर, ठीक है। एक केस है गोलकनाथ बाद बनाम पंजाब 1967 का ये केस है। इसमें क्या होता है? फंडामेंटल राइट में जो संसद है वो संशोधन नहीं कर सकती, ऐसा इसमें बोला गया था। केशवानंद भारती बाद 24 अप्रैल 1973 का है, जिसमें बोला गया था संसद संपूर्ण संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन जो संविधान का मूल ढांचा है उस वो प्रभावित ना हो। 25 जून 1975 जो था हमारा इमरजेंसी लगा था, और ये काला दिवस बोला जाता है इसको हमारे इतिहास में। क्या हुआ था? 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 हुआ था। आपातकाल की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी ऐसा बोला गया था इसमें, और ये वापस कब हुआ? यानी कि न्यायिक समीक्षा होगी आपातकाल की, ये कब हुआ? तो 43 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा ऐसा हुआ।
फिर नेक्स्ट है 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, जिसमें बोला गया था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, लोकसभा स्पीकर के या अध्यक्ष के चुनाव की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, ऐसा बोला गया था। और इसको फिर से वापस किया गया, यानी कि न्यायिक समीक्षा होगी, तो ये आर्टिकल 44 के तहत इसको फिर से वापस कर दिया गया। आर्टिकल 42 कहता है 1976 का है, संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, ऐसा बोलता है आर्टिकल। तो एक केस होता है मिनर्वा मिल्स केस 1980 का, जिसमें क्या था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात हुई थी, न्यायिक समीक्षा की बात हुई थी। न्यायिक समीक्षा कर सकता है, और क्योंकि ये क्या है, संविधान के मूल ढांचे की बात है, और ये संविधान की जो न्यायपालिका उसकी स्वतंत्रता की बात है। न्यायिक सक्रियतावाद, जुडिशियल एक्टिविज्म, इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट खुद कार्यवाही शुरू करे, ठीक है। जनहित याचिका की बात की जाती है, लोकहितवाद की, जिसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं। ये 1979 तक नहीं था, बाद में इसे लागू किया गया, संविधान में वर्णित नहीं है, अभी भी नहीं है। इसका जन्म सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से हुआ है, और निर्णय क्या था, 1979 हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार का एक केस था। जेल में बहुत सारे लोग थे जिनकी सज़ाएं पूरी हो चुकी थी, उन कैदियों के लगभग 40,000 कैदी थे, अतिरिक्त सज़ा को भुगत रहे थे सज़ा पूरी होने के बाद। हुसैन आरा ने ऐसी अपनी वकील की, इनका नाम था कपिला हिंगोरानी, और जो जज थे जिन्होंने जजमेंट दिया वो PN भगवती थे। उनको फादर ऑफ PIL बोलते हैं, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को बोलते हैं। अगर किसी व्यक्ति के कोई पेरेंट्स नहीं हैं, उनके रिलेटिव्स नहीं हैं, उनकी जो जमानत वगैरह की जो भी बातें हैं वो कहने वाले कोई नहीं है, तो कोई भी ऐसा कर सकता है, जनहित याचिका के तहत ऐसा कोई भी कर सकता है। तो जो हुसैन आरा हैं, उन्होंने इन कैदियों के लिए उन्होंने लड़ा, उन्होंने बात की। तो किसने जजमेंट दिया था, PN भगवती ने। तो इसलिए इनको फादर ऑफ PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोला जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जो पहले CJI थे वो कौन थे, HJ कानिया थे, मुंबई हाई कोर्ट के बने थे, मुंबई हाई कोर्ट से आए थे सुप्रीम कोर्ट में, राइट। और 1950 से 51 तक इनका कार्यकाल रहा। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जो CJI थे वो थे MP शास्त्री, जो 1951 से 54 तक रहे। सुप्रीम कोर्ट की सबसे लंबा कार्यकाल YB चंद्रचूड़, जो 1978 से 85 तक रहे। 2696 दिनों का कार्यकाल इनका सबसे लंबा रहा, ठीक है। क्या नाम है, YB चंद्रचूड़। फिर है सुप्रीम कोर्ट के कम कार्यकाल, इनकी जिनका कार्यकाल सबसे कम है अब तक का, तो वो कमल नारायण हैं, और 1991 में ये CJI बने थे केवल 17 दिनों के लिए। फिर है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, ठीक है। तो पहली महिला न्यायाधीश कौन, फातिमा बीवी 1989 में बनी थी। सुप्रीम कोर्ट की दूसरी महिला न्यायाधीश कौन थी, सुजाता मनोहर थी। फिर है वर्तमान महिला, देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन जज हैं, तो बेला त्रिवेदी और BV नागरत्ना है। चांसेस ये हैं कि BV नागरत्ना हमारी जो CJI है वो बनेंगी, CJI के रूप में उभरेंगी BV नागरत्ना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एजेड हो चुकी हैं। फिर है 51वें CJI संजीव खन्ना 51वें CJI हैं एट प्रेजेंट देखा जाए तो, ठीक है, फरवरी 2025 तक, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।